ये सब चीज़ें हमने दोबारा डिस्कस की थी कि एवरेज कॉस्ट के साथ क्या होगा और क्यों होगा। और इसके साथ साथ ये कंक्लूडेड कि जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो किस तरीके से बनेगा। तो ये डिसाइडेड कि अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो ऐसा बनेगा, इट विल फॉल इनिशियली, देन इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर सम टाइम और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही है, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी आउटपुट। ठीक है ना, यहाँ पे हम कॉस्ट लिखते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और यहाँ पे हमने कहा कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, ये ग्राफ हम बना चुके हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और हमने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिख ली थी। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन, क्योंकि मैंने ये बात की थी क्लास में कि लॉन्ग रन में हमारे पास दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिस पर हम बात कर चुके हैं, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको याद हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने थोड़ा और फर्दर एक्सप्लोर करना है। कुछ पूरे क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें हमने इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड सो ऑन, ये सारी बातें करनी है। दूसरा जो है वो है आपका इनपुट मिक्स। आज हमने इनपुट मिक्स पढ़ना है और डिस्कस करना है कि इनपुट मिक्स बेसिकली क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक यार मुझे गो अहेड दे देना कि क्लियर चल रही है, आवाज़ समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं है, सब सही है, ओके लिख के भेज दे। कोई कन्फ्यूजन है, बैकग्राउंड में मसला है तो बता दें। थोड़ी स्लो है आवाज़, ओके, मैं ज़रा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये अलीज़ा भी आई हुई है जो ऑनलाइन क्लास में, क्या बात है। ठीक है, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसको इनपुट मिक्स को हम ज़रा फर्दर पढ़ते हैं। इनपुट मिक्स से मुराद बेसिकली क्या है, ज़रा से पहले इसको समझ लेते हैं और फिर हम इसकी थ्योरी में जाएंगे। तो बेसिकली अगर मुझे बनाने 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उनको बनाने के लिए आई हैव अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ इनपुट। मिक्सचर से मुराद ये है कि यार हो सकता है ये 100 यूनिट बनाने के लिए मैं एक मशीन रखूं, मतलब कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, सही है ना, कैपिटल एक रखूं मैं, और उस पर मैं 10 लेबर रखूं जो मिल के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं मुझे पर वीक, फॉर एग्जाम्पल। या मैं बोलूँ कि यार दो मशीन रख लेते हैं, दो मशीन में के साथ मुझे सिर्फ 4 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी लेबर कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा मशीन को बढ़ाएंगे उतना कम हमें लेबर चाहिए होगा, क्योंकि मशीन जो है लेबर के काम कर रही होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब कि हमें ये समझ में आना चाहिए टू प्रोड्यूस एनी लेवल ऑफ आउटपुट। इसको लिख लें साथ में, इसको इनपुट मिक्स की हेडिंग दें। इनपुट मिक्स की हेडिंग देने के बाद नीचे लिखें टू प्रोड्यूस एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट different combinations of factor inputs can be used। मतलब कि एक स्पेसिफिक लेवल को बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे 100 यूनिट्स की बात की, यू कैन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सही है ना, यहाँ पे हो सकता है आप बोलेंगे 3 मशीन होंगे तो कितने लेबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है कि हमारी जो फर्म है वो है एफिशिएंट फर्म। वी अज्यूम दैट आवर फर्म इज एफिशिएंट। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वी अज्यूम दैट द फर्म इज एफिशिएंट। और एफिशिएंसी का मतलब हमने कल भी डिस्कस किया था क्लास में। जब भी हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कॉस्ट कम होने की। वो फर्म ज़्यादा एफिशिएंट है जिसकी कॉस्ट कम है। 100 यूनिट्स को अगर एक फर्म जो है वो $100 में बना रही है और दूसरी फर्म उसी 100 यूनिट्स को $80 में बना रही है, तो 80 वाली फर्म ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है ना, जो जितनी कम कॉस्ट से बना रही है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी को भी डिस्क्राइब किए एज ए मीन्स टू अचीव लोअर कॉस्ट। ठीक है, या
वो फर्म ज़्यादा एफिशिएंट है जो कम वेस्टेज करती है, और ऑब्वियसली जितनी कम वेस्टेज होगी उतनी कॉस्ट में कमी आएगी। ठीक है, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है ताकि एवरेज कॉस्ट कम होती रहे। और हम अज्यूम कर रहे हैं, हम जिस फर्म की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर एफिशिएंट फर्म है, वो उसका काम ही ये है कि भाई कोई वेस्टेज ना हो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो, और उस स्टैंडर्ड से वो काम कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली रियलिटी में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट फर्म्स जो है, खासतौर पर जो आपकी एमएनसीज हैं, वो तो बिल्कुल ये काम करती हैं। मैंने शायद बताया भी था क्लास में कि कुछ फर्म्स का काम ही सिर्फ ये होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स का काम ही सिर्फ ये होता है कि आप हमें बताएं यार कि हम कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, वेयर आर वी स्पेंडिंग मोर, हम हाउ कैन वी बी मोर एफिशिएंट। सही है ना? तो वो आपको हायर इसीलिए करते हैं कि यार आप हमारी पूरी कंपनी का जायजा लें जो कि फैली हुई है 2-4 मुल्कों के ऊपर, और आप बताएं कि यार कहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं पैसे, वेयर कैन वी बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो वी अज्यूम कि ये सारा काम हो चुका है एंड द फर्म इज ऑपरेटिंग एट एन एफिशिएंट लेवल। ठीक है, दैट इज, इसका मीनिंग आगे लिख देते हैं, फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए it will use, it will be using the least cost combination of factor input। इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म विल बी यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट। तो वो फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट बना रही है तो वो 100 यूनिट्स को एनालाइज करेगी। अच्छा, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। उसको ना लेबर से कोई मोहब्बत है, ना मशीन से कोई मोहब्बत है, उसको मोहब्बत है पैसे बचाने से, पैसों से मोहब्बत है। तो वो इन दोनों में चेक करेगा कि भाई कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे कॉस्ट क्या आ रही है। अज्यूमिंग कि सिर्फ यही दो ऑप्शन है, तो इनमें जिसकी लोअर कॉस्ट होगी वो उसको चूज कर लेगा, चाहे उस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हो तो होए, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट का एक एम जो है ना, वो आपको मैंने बताया था जब हमने मैक्रो पढ़ी थी एएस में, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट वांट्स कि यार लोग एम्प्लॉयड हो, लोग रिसोर्सेज जो भी सब एम्प्लॉयड हो। इसीलिए गवर्नमेंट के इदारों में अगर आप देखें तो आपको ओवर एम्प्लॉयमेंट दिखती है। वो फर्म्स जो है नॉर्मली, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यार ज़्यादा कैपिटल यूज़ करने का मतलब होगा कि ये कैपिटल इंटेंसिव है, तो दैट इज यूजिंग मोर कैपिटल कंपेयर टू लेबर, और ये लेबर इंटेंसिव है। और एक सेकेंड, जी, दूसरी फर्म जो ज़्यादा लेबर यूज़ कर रही है उसको हम लेबर इंटेंसिव कह लें। तो गवर्नमेंट्स नॉर्मली आर लेबर इंटेंसिव, जनरली गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लेबर इंटेंसिव। ठीक है, अब तो शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका एम ये होता है यार हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, थियोरेटिकली स्पीकिंग दे वांट पीपल टू बी एम्प्लॉयड। तो लेकिन फर्म जो है उसको अगर लेबर सस्ता पड़ रहा होगा तो वो लेबर एम्प्लॉय करेगी, मशीन सस्ती पड़ रही मशीन एम्प्लॉय करेगी। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द इनपुट मिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिक्सचर बिटवीन डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स, वी आर कंसीडरिंग ओनली टू। कौन कौन से? लेबर और कैपिटल। बिकॉज इसमें कंट्रास्ट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसी की हम डिस्कशन करते हैं, बट ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेंड आवर डिस्कशन टू अदर फैक्टर इनपुट्स आल्सो। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिया, यहाँ तक कॉपी कर लिया, मुझे ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। तो पहले तो हमने अज्यूम कर लिया भाई कि द फर्म विल प्रोड्यूस एट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ इनपुट, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट। जो सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन है उसको यूज करेगी। अब सवाल ये कि वो सस्ता कॉम्बिनेशन मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा वो हम डिस्कस करते हैं, पर यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। बाकी लोग अलिशबा, अनुषा, अरीबा, अरीज, हानिया ठीक है, हसन, हाजिक, शरिया क्लास में क्यों नहीं आया कल, वफा, ठीक है।
moving on. Once we establish the fact that the firm is an efficient firm, it will be producing at an efficient level, मतलब कि it will be producing using the least cost combination of inputs. Then we'll move on to our next discussion. वो क्या है? इसको मैं या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसको. How to achieve least cost combination of factor input. तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एक्चुअल में द इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में. यहाँ पे भी हम वही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल. अगर आपको याद हो, जब वहाँ पे मल्टीपल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हाउ विल वी एलोकेट आवर एक्सपेंडिचर बिटवीन डिफरेंट कमोडिटीज़ जिनसे हमें डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिल रही थी. तो वहाँ पे भी हमने इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल यूज़ किया था. तो इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होगा वो हम देख लेते हैं. अच्छा, इसकी एग्जाम्पल अगर आपको याद हो मैंने पहले कराई थी, अगर वो एग्जाम्पल मुझे मिल जाए तो मैं वही एग्जाम्पल यूज़ कर लूँगा कि वो ढंग से हो गई थी. हाँ, ये देखिए ना, ये सब हम कर चुके हैं, सब कर चुके हैं. लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, इक्वल मार्जिनल, सब हो चुका है पहले. ठीक है, नंबर्स में देखना चाह रहा हूँ यहाँ से. हाँ, ये वाले नंबर यूज़ कर लेते ज़रा बेहतर है. ओके, तो बेसिकली अज्यूम करते हैं कि द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन है 50 और प्राइस ऑफ कैपिटल है 10. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो अभी इस वक्त मिल रहा है आपको फॉर द लास्ट लेबर हायर्ड, सही ना. और ये फॉर द लास्ट, इसको लिख लो साइड में, इट इज द एमपीके फॉर द लास्ट यूनिट ऑफ कैपिटल हायर्ड. ये है एमपीएल, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर हायर्ड. ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूँ साइड पे कहीं पे. फॉर इसको ये आंसर में आप ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है. फॉर द लास्ट यूनिट ऑफ कैपिटल या लेबर हाइड, क्योंकि ऑब्वियसली एमपी हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज होता रहता है. तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट किसका है? ये उसका है जिसको हमने आखिरी बंदे को हायर किया. ठीक है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कैपिटल का आ रहा है 50, लेबर का फॉर एग्जांपल आ रहा है 30. ठीक है. अच्छा, प्राइस ऑफ लेबर यहाँ अज्यूम कर लेते हैं हम कि सेम है एज प्राइस ऑफ कैपिटल. सो ये सिर्फ कोइंसिडेंटली हमने सेम किया और हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको सेम रखा है. ये ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे रियलिटी में. ठीक है, तो आपको ये पता है. तो इस वक्त आप फाइंड करेंगे योर एमपी के या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर. जैसे हम वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ओवर द प्राइस करते थे ना, MUF. अब यहाँ पे हम MPF मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर, जिसको बेसिकली हम इन वर्ड ये बोलेंगे, इट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन अ फैक्टर. ये है, ठीक है. इट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड ऑन लेबर या मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड ऑन कैपिटल. ठीक है, इसका मतलब ये है, ये पता होना चाहिए बिल्कुल. इसका आंसर में सब चीज़ें यूज़ करनी है तुम लोगों ने, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच फैक्टर आपको पता होगा, तो फिर उसको आप कंपेयर करेंगे. बेसिकली इन वर्ड्स हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा यार हाउ टू अचीव द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर जो है वो ये है. इसका आंसर क्या है? वी इज नहीं, द फर्म will compare the marginal product per dollar spent
ऑन ईच फैक्टर, और ब्रैकेट में लिख दें MPF और प्राइस ऑफ एफ। बेटा ये नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं बना रहे, अपना नुकसान कर रहे हो, एंड में किसी एक से लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अपनी राइटिंग में लिखे हुए होंगे, खुद समझ के लिखे हुए होंगे, उसकी वैल्यू ही कुछ और है, वो प्राइसलेस चीज़ होती है। उसको आप आखिर में किसी के नोट्स ले लेंगे, मेरे प्रिंटेड नोट्स ले लेंगे या अपने किसी क्लासमेट के नोट्स ले लेंगे, उसमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ये समझ के अपनी राइटिंग में जो लिख रहे हो ना, सारी सारी चीज़ ही इसकी, सारे पैसे इसी चीज़ के, ये लिख लें आप, प्लीज़ लिख लें। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है पूछ लिया करें साथ साथ। तो फर्म क्या करेगी टू अचीव द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन? इट विल कंपेयर द MPF ओवर द प्राइस ऑफ एफ। इट विल कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच फैक्टर, वो इसको कंपेयर करेगी। ठीक है, ये पहला स्टेप ये करेगी, वो पहला स्टेप ये करेगी, और फिर उस कंपेरिजन को हम दिखाएंगे कैसे करेगी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है तो ओके लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछें। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो ओके लिख के भेजें, कोई भी कंफ्यूजन है पूछें। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो तो रही यार, नहीं हो रही? हो तो रही है स्क्रीन भाई। कौन सी बात रिपीट करें? दोबारा बोलो, कौन सी बात रिपीट करनी है, बता देता हूँ। MPF वाली बात समझ में नहीं आई, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बाकी लोग ठीक है, मैं बता देता हूँ। बाकी तंजीला, सिमरा, शहरियार, सैयद तुमने पूछा, ठीक है। समीर, मनाहिल, मारू हो गया, ठीक है। हाजिक, हसन, हानिया, सुन रहे हैं आप लोग? अरीज, हानिया, अरीबा, अनुषा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। समीर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम पूछ रहे थे भाई हाउ टू अचीव द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने कभी अज्यूम दैट द फर्म प्रोड्यूसेस एट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इट प्रोड्यूसेस एट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हम पूछना चाहे हाउ टू अचीव दैट कॉम्बिनेशन, वो अचीव कैसे होगा? उसके लिए द फर्म will compare the marginal product per dollar spent on each factor, या उसको आप और बेहतर ये लिख देंगे ऑन, इसको अगर जरा सा इसको कर दो, ऑन की बात कर दो, द लास्ट यूनिट ऑफ ईच फैक्टर हायर्ड। ठीक है, तो और जरा सा वो बिल्कुल सही बात लग रही है। इट विल कंपेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन द लास्ट यूनिट ऑफ ईच फैक्टर हायर्ड। मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट होता क्या है? वो सिंपली ये होता है कि आप जो आखिरी मार्जिनल प्रोडक्ट आया है लेबर का या कैपिटल का, उसको डिवाइड कर दें बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल या द प्राइस ऑफ लेबर, डिवाइड कर दें। मार्जिनल प्रोडक्ट ओवर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, या मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, सिर्फ ये मतलब है इसका। तो इनको कंपेयर करेगी, हर फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड को वो कंपेयर करेगी फर्म। कंपैरिजन करने के बाद, और कंपैरिजन करेगी कैसे, उसकी एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये वाली वैल्यूज हम नीचे लिख रहे हैं, सही। इसके बाद हम ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल को आप कंपेयर करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर द प्राइस ऑफ लेबर से। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमने कितना अज्यूम किया, 50, इसको 50 रख दें, प्राइस रखिए 10, लेबर की रखिए 30, इसको रखा 10। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ तक लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने ये एग्जाम्पल शो किया, तो आप ये एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि MPK ओवर प्राइस ऑफ K इज ग्रेटर देन MPL ओवर प्राइस ऑफ L। ठीक है,
यहाँ तक लिख लिया आपने? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक हो गया। उसके आगे लिखिए फर्म उसके बाद क्या करेगी? देन द फर्म विल employ more of the factor which has a higher MPF over price of F, या आप बोले a higher marginal product per dollar spent. दोनों एक ही चीज़ है ना, सब फॉर्मूला लिख दिया हमने। पर डॉलर पर रुपी कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो पहले फर्म क्या करेगी? कंपेयर करेगी, कंपेरिजन करने के बाद जब उसे दिख गया यार ये ज़्यादा आ रहा है तो फिर क्या करेगी? देन द फर्म विल एम्प्लॉय मोर ऑफ द फैक्टर विच हैज अ हायर मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड, उसको ज़्यादा एम्प्लॉय करेगी। ठीक हो गया? ये 10 था ना, 10 कर देते हैं। और ऑब्वियसली जब एक को ज़्यादा हायर करेगी तो दूसरे को कम हायर करेगी। एंड employ less of the factor जो कि इस केस में क्या है? लेबर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में क्योंकि इस एग्जांपल में लेबर है, और इस एग्जांपल में जो मोड इसको एम्प्लॉय करेंगे वो कैपिटल है। कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, लेबर को कम एम्प्लॉय करेंगे। whose marginal product per dollar spent is lower. ठीक हो गया? तो ये करेंगे आप, ये अभी तक की कहानी है कि पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट इज द फर्म विल कंपेयर, कंपेरिजन करने के बाद वो डिसीजन लेगी, सही है कैपिटल को ज़्यादा हायर करें, लेबर को कम हायर करें। फर्म ने डिसाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन इट डिड। कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब वी विल बी हायरिंग मोर ऑफ कैपिटल एंड वी विल बी हायरिंग लेस ऑफ लेबर बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, 50/10 5 होता है, 30/10 3 होता है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ऑब्वियसली विल हायर मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। कोई मसला है इस चीज़ में? नहीं, एफ का मतलब फैक्टर है यहाँ पे। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब यही है ना कि चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइंग वन मोर फैक्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मतलब है। और यहाँ एफ का मतलब फैक्टर है, तो एम पी एफ में लिख रहा हूँ तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी फैक्टर, तो उसको रिप्लेस करें हम कैपिटल से या लेबर से। ठीक है ना? मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन अ फैक्टर, फैक्टर कैन बी लेबर, कैन बी कैपिटल, कैन बी लैंड। और व्हेन वंस वी हैव मेड द कंपैरिजन वी मेक द डिसीजन। देन डिसीजन क्या है यहाँ पे कि भाई लेबर को आप कम हायर करें, कैपिटल को ज़्यादा हायर करें, बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन कैपिटल इज हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन लेबर। कोई मसला इस चीज़ में तो बता दें, कुछ भी पूछना पूछ लें। क्लियर है यहाँ तक? तो ओके लिख के भेज दें। शो नहीं करना लास्ट साइड, बस इसको लिखना है। जैसे हमने चार्ट बनाया था ना, चार्ट में हमने बताया था ना कि लास्ट साइड हम हर वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट ये देख रहे थे ना कि आखिरी बंदा जो हायर किया उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या, फर्स्ट का क्या, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या, फिर पूछते थे और हायर करें या ना करें।
कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो बेटा, कोई मसला है पूछ लो। ओके ठीक हो गया, मूविंग ऑन, एंड करते हैं इसको। तो फर्म ये सब करती रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर वी विल हायर मोर ऑफ, जिस फैक्टर को हम ज़्यादा एम्प्लॉय करना शुरू करेंगे विल स्टार्ट टू फॉल, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा। हमें एमपीए ग्राफ देखा हुआ है, जनरली स्पीकिंग व्हेनेवर वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर लेबर और एनी फैक्टर वी सी कि उसका एमपी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। बस इनिशियली बढ़ता है, उसके बाद गिरता ही रहता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज को तुम क्रॉस कर ही चुके हैं ना। उसके बाद एमपी ऑफ द फैक्टर वी विल हायर लेस ऑफ, ये पूरा आंसर है तुम लोगों का 13 मार्क्स का जो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही समझाना है। विल स्टार्ट टू राइज, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें आप ताकि आपको याद रहे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर। ये सारी कहानी वही है। ठीक है, जब हम ज़्यादा हायर करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू फॉल, कम हायर करेंगे एंड दे विल स्टार्ट टू राइज। विल कंटिन्यू विद आवर एग्जांपल। क्या होगा एग्जांपल में, इसको हमने ज़्यादा हायर किया, इसका एमपी विल स्टार्ट टू फॉल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 40 हो गया, प्राइस वही है 40, सॉरी प्राइस इज 10, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि उसको हम कम हायर कर रहे हैं, वो 30 से वो भी 40 हो गया, प्राइस चेंज ही नहीं हुई है, वो भी इसकी भी 10 है, तो 40/10, 40/10 ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब एम पी के और प्राइस ऑफ के इज इक्वल टू एम पी एल और प्राइस ऑफ एल। ठीक है, ये हम ऑब्वियसली हमने एग्जांपल इस तरीके की बनाई कि दोनों इक्वल आ जाएं, और आपने भी ऐसे ही कुछ करना है और फिर आगे लिख देना है। फाइनली आप ये लिखेंगे, दिस विल कंटिन्यू अंटिल, ये मेन स्टेटमेंट है समझ लो यार, दिस विल कंटिन्यू अंटिल marginal product per dollar, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लिखो, ऐसे ही लिखो जैसे मैं लिख बता रहा हूँ। दिस विल कंटिन्यू अंटिल मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंड ऑन ईच फैक्टर becomes equal this will continue until marginal product per dollar spent on each factor becomes equal। ठीक है, उसके आगे ये इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एट दिस पॉइंट there is no incentive for the firm to change its input mix। इस वक्त फर्म के पास इनपुट मिक्स चेंज करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा,
आगे हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन of input factor input is achieved। जी ये हमारी फाइनल लाइन है, इसको लिख लो। This will continue until the marginal product per dollar spent on each factor becomes equal. At this point, there is no incentive for the firm to change its input mix. Least cost combination of factor input is achieved। ये पूरा आपके सवाल का जवाब है जो हमने शुरू किया था वहां से। जी बिल्कुल ऐसे ही लिखना, आपने एग्जाम्पल के साथ पूरा आंसर लिखवा दिया मैंने आपको। कोई मसला है पूछ लें, क्लियर है, चीज़ बता दें। 4 स्टेप्स में किया हमने इसको। ओके तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम 10 बार पढ़ चुके बेटा, अब नहीं पढ़ेंगे दोबारा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब वही है कि एमपी प्रोडक्ट, एमपी बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है, अंडर यूटिलाइज, ओवर यूटिलाइज, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ, रुको ये रुको कल क्लास में पूछ रहा हूँ, ये दोबारा मैं बता दूँगा। अभी पहले इसमें बताओ कोई मसला है एग्जाम्पल में, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। हसन, हानिया, अरीज, अरीबा, सिमरा, एग्जाम्पल दिखा दे, लास्ट आंसर दिखा दे। ठीक है ठीक है यार, एग्जाम्पल यार सर मेरा ये जूम आउट पूरा हो नहीं रहा है, हमने थोड़ा सा जूम के साथ छिड़कानी कर दी है। दूसरी एग्जाम्पल ये लिखी है हमने, इसको कॉपी कर लें, ये 10 है। ठीक है, 40/10 इक्वल हो गया, ये हो गया लास्ट आंसर जो ये है। दिस विल कंटिन्यू अंटिल द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच फैक्टर बिकम्स इक्वल। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा नहीं है, लिख लो इसको, अभी लिख लो। ठीक है, लिखने के सारा मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपकी लर्निंग है ना, वो अगर आपको कुछ एक चीज़ समझ में आती है, ऑन स्पॉट आप लिख लेते हो उसको, वो आप नहीं भूलते। अगर भूल भी आपको सिर्फ एक बार देखना होगा उसको वापस समझ के। खुद लिखने की जो वैल्यू है ना, मैं बता रहा हूँ वो कंपेरेबल नहीं है किसी भी चीज़ से, ना ही स्क्रीनशॉट से, ना ही प्रिंटेड नोट से, ना किसी और के नोट से। At this point, there is no incentive for the firm to change its input mix. Least cost combination of factor input is achieved। ठीक हो गया, ओके कोई मसला पूछ लो, क्लियर है, ओके लिख के भेज दो, खत्म कर रहे हम क्लास। जी नोट देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैं दूसरी वाली, पहली एग्जाम्पल या दूसरी, मतलब एग्जाम्पल एक ही है, उसी को हम फॉरवर्ड ले गए ना। मैं पहले हमने ये किया था, आप देखें जरा इसको, ये मार्जिनल प्रोडक्ट रखा था, ये कैपिटल, ठीक है, एमपी के प्राइस के, ठीक है, उसको कंपेयर किया, ये सब पहला स्टेप था। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हमने ये लिखी, हमने बोला कि यार व्हेन वी विल इन्वेस्ट मोर इन कैपिटल, द एमपीके ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट टू फॉल,
when we will invest less in labor, MPL of labor will start to rise. सही है ना? उसका रीजन डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पता है किस तरीके से राइज होता है, किस तरीके से फॉल होता है, वो लिख लें आप. कोई मसला पूछ लो. ओके, एंड कर दें हम क्लास. ओके लिख के बीच में बैठ कर रहे हैं. तो मसला बता दो. ओके देन, ठीक है.